हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह जो है दोस्तों, ये भी सेशन आपके बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम के तहत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं और इसमें भी जो है टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन साथ ही साथ कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि हम इसी से यानी कि आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम हो गया, डिप्लोमा हो गया, फिर यानी कि बिहार के कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, डीएलएड वगैरह, उनसे जुड़ा हुआ जो है नॉलेज हम इस पर डालते हैं और उससे के अंतर्गत जो भी आपकी बातें होती है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हाँ, एक और बात बताना भूल गए कि जो है आज जो है कुछ चेंजिंग आपको दिख रहा होगा स्टूडियो में। यानी कि इसके पहले जो था एक छोटा बोर्ड था, तो छोटा बोर्ड पर तो थोड़ा हमको भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक क्वेश्चन कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता था तो उसको बेसिक तरीक़ा से हम नहीं समझा पाते थे। लेकिन अब ये जो है कुछ बड़ा साइज का ये जो है बोर्ड हो गया है, यानी कि बड़ा साइज का बोर्ड हम लगा दिए हैं ताकि जो है आपको समझने यानी देखने में भी कोई परेशानी वगैरह ना हो और हमको आपको समझाने में भी कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है, यानी कि इसमें चेंजिंग वगैरह किए हैं, थोड़ा सा सिर्फ आपके लिए ही किए हैं। तो प्लीज़ आप भी हमारे साथ इतना प्यार और लगाव बनाए रखिएगा। सिर्फ आपके लिए ही ये हम इतना बड़ा बोर्ड लाए हैं, खर्चा वगैरह किए हैं। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इतना तो मेच्योर हो ही गए हैं कि आप सारी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम आखिर आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको कहने की मतलब बात नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो है कौन सी जो है समकोण है, तब tan A प्लस tan B का मान है। tan A प्लस tan B का मान क्या है ये आप बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ क्या रहा है, आपको दे रखा हुआ है, कुछ बात को दे रखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक त्रिभुज दे रखा हुआ है ABC और वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC है, क्या है माय डियर, त्रिभुज A B और C। और ये कौन जो एंगल है ये C वाला एंगल 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कौन C वाला जो है ये 90 डिग्री का है। 1 मिनट, कोई लड़का परेशान कर रहा है, 1 मिनट। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही लड़के हो गए हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही घर में हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा ये परेशानी वगैरह क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, त्रिभुज को क्रिएट कर रहे थे ABC। ठीक है, और इसमें ये C कोण जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री का है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि tan A प्लस tan B बराबर क्या होगा वो आप बताइए। यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है माय डियर, tan A आप प्लस tan B आप फाइंड आउट करके बताइए कि ये क्या होगा। तो tan A और tan B फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दे रखा हुआ है, तो हम आपसे पूछेंगे कि ये समकोण C वाले के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, छोटा वाला C से। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है उसी के जो है साथ जो बनाता है ये भुजा, वो वाला भुजा जो है इसी के साथ ये डिनोट करता है, इसलिए आप इसको क्या मानिएगा, C। अब ये कोण जो है ये बी कोण है और बी के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अर्थात जिसके सामने वाले भुजा को हम उसी के साथ डिनोट करते हैं। यानी कि ये सी है तो इसको हम सी के ही साथ, यानी कि ये सी वाला कोण है तो इसको हम सी के साथ लिखेंगे, ये बी वाला है तो ये बी के साथ लिखेंगे, और ये है तो ये वाला हम यहाँ पे ए लिखेंगे। यानी कि इसके सामने वाला ये हो गया और इसके सामने वाला ये हो गया। आई होप कि आप हमारी बातों के यहाँ समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका ए हो गया भुजा, ये हो गया बी भुजा और ये आपका सी भुजा हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि tan A प्लस tan B बताइए माय डियर। तो tan A प्लस tan B बता रहा था, तो हम जो दे रखा हुआ है उसी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या है tan A, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर,
tan A का या फिर tan थीटा हम पूछेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या कहिएगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार कहिएगा, और यहाँ पे थीटा क्या है, A है, तो यानी कि यहाँ वाला, तो यहाँ से यदि थीटा मानेंगे इसको, यदि थीटा ये वाला एंगल को लेकर चलेंगे, तो ये वाला एंगल को लेकर चलेंगे, तो ये यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब होता है। आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और उसके साथ जो भुजा बनाया होता है वो आपका बेस हो जाता है, वो आपका आधार होता है। तो ये आपका लंब और ये आपका आधार हो गया। तो tan A बराबर क्या कहिएगा, A, ये A के साथ थीटा वाला बना रहे, इसलिए आप A के साथ ये वाला लंब हो गया और ये वाला आधार, तो लंब A हो गया, अब बटा आधार B हो गया। तो B है तो B, अब प्लस tan B बोल रहा है, तो अब tan B यानी कि अब बोल रहा है क्या कि थीटा का मान, अब यहाँ वाला थीटा को लेकर चलिए, यानी कि कोण B को थीटा मानकर चलिएगा, तो tan B बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से tan फिर लंब बटा आधार होगा, तो यहाँ से B का जो एंगल बनेगा, ये आपका लंब किसको देगा, ये लंब इसके सामने वाला भुजा ये वाला लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। यानी कि इसके लिए ये आधार था और ये लंब था, और इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। माय डियर, इसके लिए ये लंब ये आधार, इसके लिए ये लंब ये आधार, इसके लिए ये लंब ये, यानी कि सामने वाला लंब और इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला लंब इसके सामने वाला लंब, तो इसके सामने वाला लंब है आधार, इसके सामने वाला लंब है आधार, हो गया। तो ये लंब हो गया और है आधार हो गया। तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, B, आधार क्या हो गया, B के लिए A हो गया आधार। अब इसी को तो सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो करेंगे तो क्या होगा, आपका BA का LCM क्या हो जाएगा, BAB हो जाएगा, और ये B से B कैंसिल आउट, A स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, अब पट्टा में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, A कैंसिल B स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया। तो मानिए यहाँ पे आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टा A भी आ गया, इतना आ गया। लेकिन आप यदि ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है। आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, लेकिन इस तरह का आंसर आपको नहीं दे रखा हुआ है ऑप्शन में। लेकिन आप यहाँ पे एक लॉजिक को समझिए। कैसा लॉजिक समझिएगा, ये वाला देखिएगा, ये वाला यदि आप देखिएगा ये वाला, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। क्या है ये, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर इसका स्क्वायर आप प्लस B स्क्वायर इसका स्क्वायर, A स्क्वायर आप प्लस B स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर का योग है। तो ये आपका यहाँ पे देखिएगा है समकोण है, तो समकोण के सामने वाला ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और हई हो गया आपका, यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये लंब या ये आधार, यदि ये थीटा बनेगा तो ये लंब ये आधार। तो ये कोई भी रहे, लंब या आधार कोई भी इसमें रहे, तो इन दोनों के स्क्वायर का योग क्या होगा, इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C इक्वल टू C स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला कर्ण बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण बन रहा है, तो इसका स्क्वायर दोनों का योग, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर होगा। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे आपको क्या कर देना है, C स्क्वायर पुट कर देना है, और बटा में AB है तो AB। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, और आपको ऑप्शन भी दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर D दे रखा हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। तो मैं डियर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से, ठीक है। एक मिश्रण के 15 लीटर में 20% एल्कोहल है, ठीक है, और शेष पानी है, 15-20% एल्कोहल है, उसके बाद जो बच रहा है वो आपका पानी है। यदि पानी के 3 लीटर इसमें मिलाए जाए, पानी के 3 लीटर इसमें और मिलाया जाए, तो अब नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या है ये बताना है माय डियर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, एक मिश्रण के 15 लीटर में, एक मिश्रण है, पूरा मिश्रण आपको दे रखा हुआ है, क्या मिश्रण आपको दे रखा हुआ है 15 लीटर में। क्या दे रखा हुआ है, 15 लीटर में। ये मिश्रण है, तो ये मिश्रण है किसका, ये मिश्रण है आपका पानी प्लस एल्कोहल, इसी का है, पानी प्लस एल्कोहल का है।
ये मिश्रण किसका है, पानी प्लस एल्कोहल का है। तो ये आपका मिश्रण पानी प्लस एल्कोहल है, यानी कि 15 लीटर में ही पानियों है और एल्कोहल है। लेकिन आपको कंडीशन दे रखा हुआ है कि एल्कोहल जो है आपका इस 15% में 15 लीटर में, ये 15 लीटर में एल्कोहल जो है आपका इसका यानी कि 15 लीटर पूरे मिश्रण का 20% है। एल्कोहल जो है वो इस पूरे लीटर यानी 15 लीटर का 20% सिर्फ एल्कोहल है। तो इसका 20% एल्कोहल है, अर्थात आप इसका 20% निकालिएगा तो 20/100, 20/100 आप 5 3 15, अर्थात 3 लीटर जो हो गया वो आपका एल्कोहल हो गया। आई होप कि आप यहाँ पे बातों को समझ रहे होंगे। 3 लीटर आपका क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, यानी कि इस 15 लीटर में अब 3 लीटर जो है सिर्फ आपका एल्कोहल आ गया। अब आपके आगे वाले स्टेप में क्या बोल रहा है कि यदि पानी के 3 लीटर इसमें मिलाए जाए, यानी कि इस मिश्रण में पानी और 3 लीटर मिला दिया जाता है, तो पानी 3 लीटर मिलाने के बाद जो आपका मिश्रण बन रहा है वो अब कितना का बन जाएगा, मिलाने के बाद आपका मिश्रण कितना का बन जाएगा माय डियर। यदि आप पानी में मिश्रण में 15 लीटर में, पहले तो 15 लीटर था, इसमें और 3 लीटर आप पानी मिला दिए तो आपका क्या हो गया, 15 3 18 लीटर हो गया। और ये 18 लीटर क्या हो गया, नया वाला मिश्रण हो गया। नया मिश्रण, न्यू एलिगेशन लिख दीजिए, न्यू एलिगेशन, यानी कि 15 में 3 लीटर और जुट गया, यानी कि 15 लीटर पहले से मिश्रण पहले था, इसमें एल्कोहल और पानी दोनों था, अब इसमें 3 लीटर और ही जो है पानी मिला दिया गया था। टोटल कितना हो गया, अब 18 लीटर नया मिश्रण बन गया, यानी कि 18 लीटर का जो है मिश्रण अब नया बन गया। अब मेरे माय डियर बताइए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे पहले तो एल्कोहल जो है 20% था, 15 लीटर में 20% एल्कोहल था, तो 20% एल्कोहल था, अर्थात कितना लीटर था, 3 लीटर एल्कोहल था। तो अब इसमें पानी 3 लीटर और मिला दिया गया, तो पहले 15 लीटर अब 3 लीटर 18 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, अब ये देखिए क्वेश्चन में आपसे माय डियर पूछ रहा है तो अब नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो नया मिश्रण बना कितना का है, 18 लीटर का। अब इसमें एल्कोहल का परसेंट निकालना है, तो अल्कोहल तो पहले कितना था, 3 लीटर था ना जी। क्या बोल रहा था कि 15 लीटर का 20% जो है अल्कोहल है, पहला इस टाइप में बोल रहा था। तो एल्कोहल अब कितना है, 3 लीटर है, तो 15 लीटर का यदि 20% निकालिएगा तो आपका 3 लीटर आएगा, अर्थात 3 लीटर पहला हूँ एल्कोहल था, अभी वो 3 लीटर एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो सिर्फ बोल रहा है कि पानी 3 लीटर मिलाया जाता है, इसमें अब एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है, अब इसमें सिर्फ पानी ही मिलाया जाता है। तो एल्कोहल जितना पहले था उतना ही तो पहले अभी एल्कोहल ना है, यानी पहले 3 लीटर एल्कोहल था तो अभी वो 3 लीटर है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि अब नया जो मिश्रण बन रहा है 3 लीटर पानी मिलाने के बाद, इसमें एल्कोहल का परसेंट कितना है वो आप बताइए। पहले तो आपका 20% था, पहले कितना था, 20% था, तो 20% से निकालिए तो आपका 3 लीटर एल्कोहल आया। तो अब निकालिएगा यदि, इसलिए नए मिश्रण में आप क्या कीजिए, नए मिश्रण में जो है एल्कोहल का परसेंट निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा, एल्कोहल है कितना, 3, तो है कितना 3, कितना में टोटल मिश्रण कितना है 18, यानी कि 18 लीटर में 3 लीटर एल्कोहल है, तो 100 लीटर में कितना होगा, यही तो हुआ परसेंट निकालने के लिए। यदि 18 लीटर में 3 लीटर एल्कोहल है तो 100 पर कितना, 18 पर 3 तो 100 पर कितना, 18 पर 3 तो 100 पर कितना, 18 पर 3 तो 100 पर कितना, तो 18 पर 3 तो 100 पर कितना, तो काट दीजिए 3 6 18, आपका क्या आ जाएगा 100 बटा 6, अर्थात 16 सही 16 6 96, 16 सही 4 बटा 6 काट दीजिएगा तो 3, ये 2, अर्थात 16 सही 2/3% विल बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 16.2/3% जो है आपका नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट आएगा। और यदि ऑप्शन की बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है ये वाला आंसर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया है एक बार और, एल्कोहल और पानी का जो मिश्रण था पहले आपका 15 लीटर दे रखा था,
एल्कोहल और पानी का मिश्रण पहले आपका 15 लीटर दे रखा हुआ था, अब उसमें बोल रहा है क्या कि एल्कोहल जो है वो 20% है इस 15 लीटर का, तो 20% है तो 20% निकालिएगा तो 3 लीटर है, अर्थात इस 15 लीटर में एल्कोहल 3 लीटर है। अब नए में बोल रहा है कि नया जो है अगले स्टेप में बोल रहा है कि पानी 3 लीटर मिलाने के बाद, यानी कि अब जो है पानी 3 लीटर उसमें मिला दिया जाता है। तो यानी कि पहले तो 15 लीटर था, अब 3 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 18 लीटर हो जाएगा। और ये 18 लीटर क्या होगा, मिश्रण है तो होगा, क्योंकि इसमें एल्कोहल है और पानी है। तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर 18 लीटर अभी नया हो गया तो एल्कोहल पहले जितना था उतना ही तो अभी इसमें एल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि पहले 3 लीटर था तो इसमें भी अभी तो 3 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पानी 3 लीटर मिलाने के लिए बोल रहा है, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल उतना ही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब नया जो मिश्रण बन रहा है 18 लीटर का, इसमें पानी एल्कोहल का जो है परसेंट जो है कितना है वो आप बताइए। तो यहाँ पे नए मिश्रण में जो है एल्कोहल का परसेंट ज्ञात करेंगे तो पहले एल्कोहल कितना था 3 लीटर, और इसमें भी तो 3 लीटर, तो यानी कि 18 में एल्कोहल 3 लीटर तो 100 में कितना परसेंट का मतलब तो यही होता है। यदि इतना में इतना तो 100 में कितना, तो यही होता है। यदि आपको किसी भी का भी परसेंटेज वगैरह निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि जितना में जितना होगा यानी कि उतना करके उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, वो भी परसेंट में। तो यानी कि 18 में 3 लीटर जो है आपका एल्कोहल, यानी कि 18 पर 3 तो 100 पर कितना, तो 18 पर 3 गुने 100 तो कर दीजिएगा तो को क्या आ जाएगा आपका 16.2/3 सही आपका सही उत्तर आ जाएगा। देन आई होप आप यहाँ पे क्लियर कर गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, जो हम लोग पढ़ाए गए हैं और आप पढ़ भी चुके हैं, उसी के से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जब एक खंबे की परछाई की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का √3 गुना हो तब सूर्य का उन्नयन कोण है। तो ये वो खंबा है माय डियर। क्या बोल रहा है, ये वो खंबा है, ये मान लेते हैं ये आपका खंबा है, खंबा ऐसा ही ना खड़ा होगा तो खंबा है, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी खंबे की परछाई की लंबाई जो है इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। तो ये जो खंबा है यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य देव है, हमारे सूर्य देव है, तो ऐसे प्रकाश दे रहे होंगे तो इसका परछाई तो ऐसे ही ना बना होगा, तो ऐसे यहाँ पे इसका परछाई बना है। ठीक है, इसका परछाई ऐसे बना है। अब बोल रहा है क्या कि ये परछाई की जो लंबाई है इस खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है, अर्थात इसकी जो है ऊंचाई यदि 1 होगी तो ये कितना होगी, √3 होगी। क्यों? क्योंकि 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 ना आएगा। तो ये आपका यहाँ पे एक फिगर बन गया और इससे आप अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपका क्या पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या है वो बताइए, अर्थात यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है वो आप बताइए, ये आपको बताना है। तो आई होप कि आप यहाँ पे ये बात समझ गए होंगे कि ऊंचाई जो है, परछाई जो है, इस ऊंचाई का √3 गुना है, तो अर्थात 1 ये होगा तो ये √3 गुना 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये √3 होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखा हुआ है, यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार दे रखा हुआ है, तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में। तो टैन को लेकर चलेंगे तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, अर्थात लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो √3। अब यहाँ से टैन थीटा का मान निकालना है तो √टैन और यहाँ पे क्या हो गया थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया ये 1/√3 जो है ये कितना का मान होता है, टैन का, टैन कितना का मान 1/√3 होता है। टैन 30 डिग्री का माय डियर होता है, टैन 30 डिग्री का तो होता है। तो ये आपका टैन से टैन कैंसिल, और यहाँ पे थीटा का मान जो क्या निकल कर आया आपका 30 डिग्री आया, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 30 डिग्री जो है उन्नयन कोण आपको पूछ रहा था तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, प्रायिकता, उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। यानी कि एक पासा है, तो माय डियर पासा होता क्या है ये पहले बताइए। तो आप जो समझते हैं कि पासा जो होता है वही होता है पासा,
आप क्या समझते हैं? लूडो छक्का खेले हैं? लूडो छक्का, तो लूडो छक्का का जो गोटिया होता है ना बार का, जिसमें 6 3 2 1 5 4 लिखा होता है, वही होता है आपका पासा। क्या होता है? वही आपका पासा होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, इसमें 2 लिखा होता है, नीचे 3 लिखा होता है, 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है, तो यही आपका पासा है। अब इसी में बोल रहा है क्या कि इस पासा को ऐसे फेंका जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंका जाता है, तो आपका अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आप ज्ञात बताइए। तो माय डियर, आप हमसे पूछिएगा या फिर हम आपसे यदि पूछें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि टोटल कितने नंबर होते हैं, तो 6 गो, एगो 1 होता है, एगो 2 होता है, एगो 3 होता है, एगो 4 होता है, एगो 5 होता है, एगो 6 होता है। यही तो आप बताइएगा। 1 से लेकर 6 तक होता है। तो अब 1 से लेकर 6 तक इसमें टोटल डिजिट होते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि सिर्फ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, वो आप बताइए। तो अभाज्य संख्या इसमें माय डियर होता क्या, कौन कौन है? तो अभाज्य संख्या कौन होता है? जो सिर्फ अपने से केवल 1 से कटे, सिर्फ अपने से कटे और सिर्फ 1 से कटे, यानी कि अपने से कटे 1 से कटे, अपने से कटे 1 से कटे, वही आपका अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हाई हो गया आपका, एगो हो गया, 2 हो गया, सिर्फ अपने से कटेगा, एगो 1 से कटेगा। अब उसके बाद एगो हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 4 होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या होती कौन है? सिर्फ अपने से और केवल 1 से। तो ये 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 5 हो गया। और ये 6 होगा नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। सिर्फ अपने से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन आ रहा है? 3 गो आ रहा है, एगो 2 आ रहा है, एगो 3 आ रहा है, एगो 5 आ रहा है, 3 गो आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों में से कोनो भी एक हो, यानी कि अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता क्या है, अब ये बताइए। तो ये 3 गो है, इस तीनों में से कोनो एक गो ना आएगा। डिजिट है टोटल कितना? टोटल डिजिट कितना है? 6 गो है, अर्थात इस 6 गो में से है तो 3 गो कोनो आने के प्रायिकता निकालना है। तो 3/6 आपका आ गया आंसर 1/2। यही तो आपका सही उत्तर है, यही तो आएगा। तो नहीं समझे? तो ये आपका जो है शॉर्ट जो है ट्रिक बोलते हैं या कुछ भी बोलिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि शॉर्ट तरीके से कैसे समझे ये है। या फिर यदि आप जो है बेसिक रूल से समझिएगा, तो यदि आप देखिएगा तो सिर्फ अभी 2 का जो है 2 आने की प्रायिकता हम आपसे पूछेंगे, तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता 2 आने की प्रायिकता 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि सिर्फ 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगा, यानी कि 6 डिजिट में से सिर्फ एगो है 2 को लाना है। तो 2 का यानी कि 2 यानी कि एक तो डिजिट है, एक नंबर लाना है, तो 1/6 हो गया। यदि हम इसी तरह बोलेंगे कि अब 3 आने की प्रायिकता 3 आने की प्रायिकता तो फिर 1/6। यदि इसी तरह बोले कि 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आने की प्रायिकता फिर 1/6। अब ये बोल रहा है कि इसी तीनों की टोटल प्रायिकता आप बताइए। तो अब भाई तीनों का जोड़ देंगे तो वो आपका सही उत्तर आ जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 3/6, 3 दूना 6, यानी कि इस तरह भी उतना ही आया और उस तरह भी उतना ही आया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहिए। आपको कितना डिजिट को लाना है? 3 गो लाना है, तो 3 रख लीजिए। और टोटल डिजिट कितना है? 6 गो, तो 6 में रख दीजिए, काट दीजिए, जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। तो आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ अभाज्य संख्या का बोल रहा था, तो सिर्फ अभाज्य संख्या होता कौन कौन है? एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, अर्थात ये 3 गो में से कौन एगो संख्या को लाना है। तो 3/6। और यदि आप बेसिक रूल से बनाइएगा तो 2 आने की प्रायिकता हम आपसे पूछेंगे, यानी कि आपको ये तो 2 और 3 और 5 लाना है ना, 2 और 3 5, तो सिर्फ 2 लाने की प्रायिकता पूछेंगे हम आपसे, तो क्या बोलिएगा? 1/6। फिर 3 का 1/6, यानी कि 6 गो में से कोनो एक गो आएगा। 3 को लाना है ना, तो 1/6। सिर्फ 5 को लाना है तो 1/6। अब ये टोटल का प्रायिकता ज्ञात करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या है 2 3 5 तीनों है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है आपका? ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि आप इसके कॉन्सेप्ट और
इसके अंदर की बातें को जानते हैं तो आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 का पावर n है और यहाँ इधर क्या है आपका 64 है, यही तो है। जी हाँ दोस्तों यही है। और यहाँ पे n का जो है वैल्यू क्या है ये ज्ञात करना है, अर्थात n का मान जो है आपका क्या है ये आपको नहीं दे रखा हुआ है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप माय डियर इसको लेकर चलिएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। माय डियर आपको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो आप ये सोचिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे n तक कैसे पहुँच सकते हैं। जब तक n तक पहुँचेंगे नहीं तब तक n का मान ज्ञात होगा, कतई नहीं होगा। तो यहाँ पे n तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई स्क्वायर यानी कि रूट जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए माय डियर करना क्या पड़ेगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो माय डियर यहाँ पे इधर स्क्वायर और इधर आपका 64 का स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे n को लाना है तो रूट को हटाना होगा, और रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा, तब ही जाकर ये रूट हटेगा। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर को उधर जो है उसका भी तो स्क्वायर करना होगा माय डियर। ये रूल होता है, यदि आप इधर स्क्वायर करते हैं तो उधर भी स्क्वायर, इधर रूट चढ़ाते हैं तो उधर भी रूट चढ़ाइए, अन्यथा ये आपका गलत हो जाएगा। मैथमेटिकल रूल सारा जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्यों हट जाता है, हट क्यों जाता है माय डियर। यदि आप यहाँ पे 2 का रूट यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो कहिएगा कि सिर्फ 2 आएगा। काहे 2 आएगा, क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 का रूट का मतलब क्या है कि 1/2, 2 के पावर 1/2 और इसका पावर क्या है स्क्वायर है। तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ 2 तो बचा। तो इसलिए तो ये आप कहते हैं कि रूट कट गया स्क्वायर से, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ 2 का पावर n बच गया। इधर क्या बच गया, इधर आपका 64 का स्क्वायर हो गया। अब माय डियर 64 का स्क्वायर बच गया। यदि अब आप यहाँ पे सोचिएगा थोड़ा सा तो आप कहिएगा कि अब n का मान ज्ञात करने के लिए इधर भी जो है बेस को आपको 2 के घात में लाना पड़ेगा, यानी कि बेस जो है आपको 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो बेस बनेगा उसको 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जो है आप n का मान ज्ञात कीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका बेस 2 है तो इधर भी आपको बेस 2 ही लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए आपका क्या कीजिएगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, 2 को 6 बार लिखकर गुणा कीजिएगा तो आपका 64 आ जाएगा कि नहीं माय डियर। 2 4 1 5 1 6 हो गया। अब पूरा का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब माय डियर यहाँ पे देखिएगा तो 2 का पावर n, इधर आपका क्या हो गया 2 के पावर 6 पहले से हो गया, पहले से था, उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे आप देखिए 2 का पावर n हो गया और इधर क्या हो गया 2 का पावर है 6 का स्क्वायर है, 6 का पावर 2 है तो 6 का पावर 2 यानी कि 6 दूना 12, यानी कि 2 के पावर क्या आ गया 12 आ गया। हयो बेस 2 हयो बेस 2, दोनों बेस 2 है समान है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ आपका ये n बराबर क्या हो जाएगा, यानी बेस समान तो पावरो समान, बेस समान तो पावरो समान, यही आपको याद रखना है। बेस समान तो पावरो समान। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 12, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। छोटी संख्या बताइए क्या है वो आपको बताना है। तो मान लेते हैं माय डियर 2 क्रमागत बोल रहा है तो पहला संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं माय डियर, पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्रमागत चूंकि पूछ रहा है तो क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, क्रमागत का मतलब है का लगातार, यानी कि हम बोलेंगे कि एक से क्रमागत, एक के क्रमागत 1 2 3 4 5 के क्रमागत 5 6 7 8 9 10 एक दिया। 6 से क्रमागत 10 तक, 6 से क्रमागत 10 तक तो 6 7 8 9 10, यानी कि एक है कदम आगे, ठीक है, यानी कि लगातार। तो एक से एगो पहला जो संख्या जो है हम x मान लिए तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम आपसे बोल रहे थे कि 5 से लगातार या फिर 5 के क्रमागत 5 6 7 8 इंगे बोल रहे थे। तो 5 के क्रमागत 2 संख्या है तो 5 के क्रमागत 2 संख्या 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप क्या किए, पहला 5 था तो इसमें एगो जोड़ है तब तो 6 आया,
एगो जोड़ा था तबे तो 6 आया। तो पहला यदि x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। क्रमागत मतलब लगातार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर। तो माय डियर पहला को हम x माने हैं, दूसरा जो है क्रमांक x+1 हो गया, तो दोनों का अंतर बोल रहा है, वर्गों का अंतर जो है वो आपका 35 है। तो यहाँ पे यदि हम आपसे पूछे कि इसमें बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, तो माय डियर हई x है और हई x+1 है, तो हई क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 12 वाला का स्क्वायर कर देंगे पहले, x+1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, आई दोनों का अंतर जो है ये 35 के बराबर है। यानी कि हई पहले जो है क्रमागत वर्गों का अंतर जो है, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है आपका 35 है। तो यानी कि दूसरा जो है x+1 था, पहला x था तो x x+1 तो हई बड़ा है, तो इसलिए हम पहले बड़ा लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप छोटका को पहले लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर, लेकिन आपका आंसर आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें दोनों में क्रमागत लिख रहे हैं तो बड़ा कौन होगा, हई बड़ा होगा और हई छोटा होगा। तो इन दोनों का वर्गों का अंतर पूछ रहा था, तो पहले बड़का लिखना पड़ेगा, बड़का का स्क्वायर, उसके बाद छोटा का स्क्वायर, तभी ना तो घटाएंगे तो जो है आपका वैल्यू सही आएगा। नहीं तो आप पहले ही छोटा लिख दीजिएगा बाद में बड़का लिखिएगा, तो ये अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो अंतर का मतलब जो है 12 पहले लिखिए उसके बाद छोटा लिखिए, तो 12 हो गया पहले उसके बाद छोटा हो गया। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर पर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो 1 स्क्वायर प्लस 2x, तो 2x माइनस में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इधर 35 है 35, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या 1 + 2x बचा, इधर में 35 बचा, ये आपका 1 उधर जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 घट जाएगा 35 में, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर आपका क्या निकल जाएगा 17 दूना 34, यानी कि 2 ये जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 17 जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। तो यहाँ पे x के मान जो है आपका 17 आया। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है वो आपका सबसे छोटी संख्या क्या है वो पूछ रहा है। तो छोटी संख्या तो x है, तो छोटी संख्या x है अर्थात 17 है, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है एवरेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से आधी थी, ए की आयु बी की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो माय डियर पहले क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु जो है ए की आयु बी की आयु से आधी है। तो पहले आपको जो दे रखा हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले क्या दे रखा हुआ है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब कि क्या 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक है। ए और बी की आयु जो है वो आपको दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है देखिए, ए की आयु बी की आयु से आधी है, यानी कि ए की आयु इस बी की आयु से आधी है, अर्थात हई 2 होगा तो हई क्या होगा 1 होगा। और इसको हम लोग रेशियो में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं दे रखा हुआ है कि कितना है, सिर्फ ये दे रखा हुआ है कि ए की आयु जो है बी से आधी है। तो इसको 2 यूनिट मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा ये 1 यूनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आधी सिर्फ यहाँ पे इसका जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट दे रखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो आपको नहीं दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बी यदि 2 होगा तो आधी ए होगा, तो आधी मतलब कि 1 हो जाएगा। अब आगे इस स्टेप में क्या बोल रहा है कि वर्तमान में, यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो, यदि वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग जो है अनुपात वर्तमान में कितना था, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 3 अर्थात 3:4 है। तो ये आपका इतना दे रखा हुआ है। तो आपका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा वो बताइए, अर्थात ए प्लस बी जो है वो भी वर्तमान में क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पहले तो ए और बी का एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो तो आपको ज्ञात करना होगा ना माय डियर। तो यहाँ पे यदि आप एक कंसेप्ट को देखिएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पहले का है और हई वर्तमान का एज है,
है क्या है 10 वर्ष पहले का है वर्तमान का एज है। चूंकि यहाँ पे ये अनुपात रेशियो तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं एक्स के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 वर्ष पहले है वर्तमान में है। माय डियर हम आपसे बोले कि हम 10 वर्ष पहले 15 साल के थे, तो अभी वर्तमान में कितना होंगे 10 वर्ष पहले 15 साल के, 10 वर्ष पहले 15 साल के, तो अभी कितना 25 साल के। क्या किए हम 10 को जोड़े कि नहीं, 15 में 10 को जोड़े, तो यानी कि 10 वर्ष पर पूर्व जो है 1x था, तो अब वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में माय डियर क्या होगा 10 वर्ष जुटबे तो करेगा। तो यहाँ पे x जो है ये जो है आपका 1x का था, 1x का था 10 वर्ष पहले। तो इसको यदि हम माय डियर वर्तमान में करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये वर्तमान का एज होगा, वो भी ए का। तो ये वर्तमान का एज हो गया ए का, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि बी का वर्तमान का एज क्या होगा। यदि बी आपका 2x वर्ष का है 10 वर्ष पहले, तो अभी क्या होगा 10 वर्ष जोड़ दीजिए माय डियर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। वही थ्योरी है, वही कंसेप्ट है, यानी कि पहले 10 वर्ष पहले 2x का था, अब क्या होगा 2x प्लस 10, यानी कि ये वर्तमान का है। अब हाई माय डियर क्या हो गया, हाई दोनों वर्तमान का रेशियो हो गया। अब हाई ए और बी का रेशियो जो है ये दोनों अब वर्तमान का हो गया कि नहीं माय डियर, वर्तमान का हो गया, ये दोनों वर्तमान का हो गया। अब वर्तमान का रेशियो आपको दे भी रखा हुआ है कितना 3:4। तो हयो वर्तमान का रेशियो और हयो वर्तमान का रेशियो, हयो वर्तमान का रेशियो, हयो वर्तमान का रेशियो दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो हम आपसे बोले थे क्या कि रेशियो में दूर से गुना, जब बराबर हो तो रेशियो में दूर से गुना और नज़दीक में नज़दीक से गुना करते हैं, नज़दीक से गुना करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x में 3 से गुना करेंगे 6x, और यहाँ पे प्लस में 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 3 30। अब भाई 4x को उधर लेके जाएंगे और इस 30 को इधर लेके आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 4x इक्वल टू 40 माइनस 30। यहाँ पे आपका क्या हो गया 2x हो गया, और इधर कितना हो गया 40 में से 30 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से x का मान फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा, और ये आपका x का वैल्यू होगा, क्या होगा x का वैल्यू होगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल नहीं रहा है, दोनों की वर्तमान एज का जो है योग क्या है ये आपको बताना है। तो अब माय डियर x बराबर 5 आ गया आपका। तो यदि आप यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो a क्या है 10 वर्ष पहले x वर्ष का था, तो ये 5 हो गया, और ये b कितना है 10 वर्ष पहले 2x का था, तो ये कितना हो गया 5 दूना 10 वर्ष का हो गया। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का ना है तो वर्तमान का है, तो वर्तमान का है निकालना है। तो वर्तमान में आपका पूछ रहा है वर्तमान में दोनों का योग, तो x की जगह 5 रखिए तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। यदि यहाँ पे रखिएगा 5 तो 5 दूना 10 और 10 10 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये आपका ए कितना हो गया 15 वर्ष का और बी कितना हो गया 20 वर्ष का। यदि दोनों को ऐड कर लीजिएगा 35 ईयर विल बी राइट आंसर होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो माय डियर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, ठीक है। एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो माय डियर यदि आपको हम बोलें कि यदि आप मानिएगा परसेंट में टोटल विद्यार्थी यानी टोटल जो है उस विद्यालय में कितने लड़का लड़की दोनों मिलाकर है, तो टोटल जो है परसेंट में आपका कितना हो जाएंगे 100%। 100% क्यों, क्योंकि हम किसी भी मान को मानते हैं तो 100% को लेकर चलते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया 100%। इस 100% में आपका 70% जो है वो लड़के हैं। वाइज कितना है माय डियर, वाइज है आपका 70%। कितना है 70%। तो अब आपसे हम पूछें कि यहाँ पे अब गर्ल कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट फटाक से बोलिएगा का 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30% आपका गर्ल हो जाएगा।
तो 30% यहाँ पे गर्ल हो गया। अब 30% यहाँ पे गर्ल कैसे आया, और 100% में से 70% घटा लिए तो 30% गर्ल आ गया। तो ये गर्ल आपको दे रखा हुआ है कितना, 756। लड़कियों की संख्या आपको चूंकि दे रखा हुआ है, तो लड़कियों की संख्या कितना दे रखा हुआ है, 756। और ये 756 कितना का वैल्यू होगा, 30% का तो होगा, अर्थात 30% बराबर आपका 756। तो यदि हम आपसे यहाँ से पूछे कि 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू ये 30 आ जाएगा बट्टा में, तो 756 बटा 30 हो जाएगा। ये 1% का वैल्यू हो गया। कितना हो गया, 1% का वैल्यू। तो आपसे पूछ कह रहा है कि तो लड़कों की संख्या कितने हैं ये बताइए। तो लड़कों की संख्या है कितना, 70%। यदि 1% के वैल्यू इतना हो गया, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70% का वैल्यू 756 बटा 30 गुना 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1% का वैल्यू यहाँ पे 756 बटा 30 है, तो 70% का वैल्यू यदि आप 70 से गुना कर दीजिएगा तो 70% का वैल्यू जाएगा। तो आप गुना कीजिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 तिहाई 75, 3 दूना 6, यानी कि 252 आ गया। अर्थात यहाँ पे यदि 252 में 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 252 में 7 से गुना कीजिए तो कितना, 14, और ये 7 5 35, 1 36 हो जाएगा, और ये 2 से 14, 14 3 17, अर्थात 1764 जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 1764 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या आया माय डियर, ये 70% जो बॉय थे उनकी टोटल संख्या आया। टोटल संख्या जो बॉय 70% थे वो आपका कितना गया, 1764। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक शब्द जो है, यहाँ पे एक शब्द देकर आपको जो है भ्रमित किया हुआ है। क्वेश्चन क्या किया हुआ है, भ्रमित ही समझिए। क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले या फिर सिर्फ आपको पृष्ठ सिर्फ क्षेत्रफल बोले, बात एक ही होता है। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी। तो माय डियर यहाँ पे आपको एक भ्रमित करने वाला शब्द दे रखा हुआ है। आपका क्या दे रखा हुआ है शब्द, वो किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल आप लड़का समझने लगेगा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल होता तो है ये नहीं है वृत्त में, तो ये कैसे दे दिया तो ये वो वगैरह सब समझने लगेगा। तो यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले या सिर्फ क्षेत्रफल बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, एक चिड़िया का 4 नाम, अर्थात एक ही चिड़िया तो है, उसके 4 नाम सिर्फ झूठ मूठ का रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, बात एक ही हुआ। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये दोनों का मतलब एक ही समझना है, अर्थात क्षेत्रफल समझना है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर, 50% की कमी का मतलब ही क्या, यदि आप वृत्त की त्रिज्या आप मानिएगा क्या मानिएगा माय डियर, 1 मानिएगा त्रिज्या, तो आपका यदि क्षेत्रफल यहाँ से पूछे हम, अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो आर क्या है, 1 है, तो पाई 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 तो होगा, तो पाई हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ तो पाई हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल था, ये वृत्त का क्षेत्रफल था। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी नहीं किया है अभी। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें 50% की कटौती करने पर, यानी कि 50% कमी करने पर। अब जो सेकेंड स्टेप में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अब आर जो है त्रिज्या, इसमें 50% की कमी कर देने पर, अर्थात 1 में से 1 का 50% जो है घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 100, अर्थात 1/2 जो है फिर से आएगा। अर्थात अब जो त्रिज्या हो गया वो आपका 1/2 हो गया। अब जो त्रिज्या हो गया वो आपका 1/2 हो गया। तो अब जो क्षेत्रफल आएगा, अब जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा माय डियर, अब जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो भी तो आपका पाई आर स्क्वायर है ना होगा, तो पाई है तो पाई आर का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो गया पाई/4 जो है अब नया वाला क्षेत्रफल हो गया।
नया वाला क्षेत्रफल कितना आ गया, π/4। तो आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है माय डियर, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी या कमी होगी, वो भी परसेंट में, वो आपको बताना है। तो अब आपसे हम पूछे कि अब क्षेत्रफल में जो है वृत्त के क्षेत्रफल में, चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल में कमी कितना हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कमी आप कैसे निकालिएगा, क्षेत्रफल में कमी बराबर कितना हो जाएगा आपका, कमी कैसे निकालिएगा, और दूसरा का कितना है π/4। अब π/4 में से पहली का पाई सिर्फ घटा लीजिएगा, तो यही तो आपका कमी आया, कितना आया, ये हो गया 4π और ये आपका पाई, सॉरी यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, पाई में से ये पहला वाला पाई है, क्योंकि ये बड़ा वाला ना होगा, क्योंकि 1 त्रिज्या था, अब तो आधा आधा हो गया था, तो 1/2 हो गया था, तो छोटा होगा, तो 12 वाला में से छोटा वाला घटाना पड़ेगा। तो पाई में से π/4 घटाइएगा तो कितना होगा, 3π/4 होगा। ये आपका क्या हो गया, कमी आ गया, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में जो कमी आया वो 50% जो है त्रिज्या में कमी के कारण जो कमी आया क्षेत्रफल में, उसका परसेंट में हम निकालना है। तो ये आपका कमी कितना आ गया, 3π/4 आ गया। तो अब परसेंट जो है, परसेंट कमी बराबर, आपसे हम बोले हैं कि परसेंट कमी बराबर निकालिए, तो परसेंट कमी बराबर क्या निकालिएगा, कमी गुना 100 बटा पहले वाला जो क्षेत्रफल होगा पहले वाला वही लिख देंगे। तो कमी कितना है आपका 3π/4, तो 3π/4 गुना 100 बटा पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई। तो आपका क्या हो गया, ये 3π है तो 3π गुना 100 बटा में 4 है, बटा में चला जाएगा, तो 4 गुना 4 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला क्या है, पाई है सिर्फ, तो पाई होगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या आपका, सिर्फ ये 4 से 25 बार में बचा क्या, सिर्फ 3 गुने 25 बचा, अर्थात 25 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 75, और ये परसेंट में वैल्यू आएगा, अर्थात 75% की जो है कमी हो जाएगी, अर्थात कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 75%, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए पहले बोल रहा है कि त्रिज्या जो है उसमें 50% की कमी करने पर जो है क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, अर्थात जो क्षेत्रफल में कमी होगा उसका परसेंट में कितना कमी होगा वो आप बताइए। तो पहले आप त्रिज्या को यदि r बराबर 1 मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा। यदि r बराबर इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या में 50% की घटोतरी कर दीजिएगा, तो 50% की घटोतरी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², तो पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो π/4 हो जाएगा। अब नया वाला क्षेत्रफल कितना हो गया, π/4। तो अब आपको निकालना होगा क्या, कमी निकालना होगा कि आखिर क्षेत्रफल में कमी कितना हुआ है। तो ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये क्या होगा, 3π/4 जो है कम हुआ क्षेत्रफल आ गया, यानी कि कम कितना हुआ है, 3π/4 जो है कमी हुआ है क्षेत्रफल में। तो अब कमी परसेंट बराबर निकालिएगा, तो कमी गुना 100 बटा पहले वाला, तो पहले वाला जो है कितना है, पाई, तो पाई 3π, कमी कितना है 3π/4, तो π/4 गुना 100। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 75% विल बी राइट आंसर के रूप में आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर। क्या बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताइए। माय डियर आपको टोटल जो मूल्य है वो कितना है, 378 रुपया है। कितना है, 378 रुपया है, वो दे रखा हुआ है। और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात जो है, इसका अनुपात जो दे रखा हुआ है वो 13, 11 और 7। और माय डियर देखिए क्या दे रखा हुआ है, आपका 1 रुपया 50 पैसा और आपका 25 पैसा, यही तो है। 25 पैसा का जो है रेशियो जो है वो आपका दे रखा हुआ है क्या, 13, 11 और ये आपका 7, यही तो दे रखा हुआ है। अब क्या है, अब चूंकि टोटल जो मूल्य है वो आपको दे रखा हुआ है कितना माय डियर, वो आपका 378 रुपया दे रखा हुआ है। 378 ये रुपया में है माय डियर, कितना है, 378 रुपया में है। 378 टोटल रुपया दे रखा हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी थी, और 13 और 11 और 7 के अनुपात में जो बांटे हैं आप इस मूल्य को, इसमें ये 50 पैसा का सिक्का कितना था वही तो आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो माय डियर आप यहाँ पे देखिएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये 13, 11, 7 ये तो सिर्फ सिक्कों का अनुपात है।
सिक्कों का अनुपात है। यदि आप यहाँ पे देखिए तो हई 1 रुपया का है, हई 50 पैसे का अनुपात है, हई 25 पैसे का अनुपात है। तो माय डियर यहाँ पे थोड़ा सा भी आप सोचिएगा तो ये 1 रुपया, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? कतई नहीं होंगे। जब तक आप एक के वैल्यू के बराबर आप सबको नहीं लेके चलिएगा तब तक ये तीनों एक साथ एक अनुपात में नहीं रहेंगे। अर्थात ये रुपया में है, ये पैसा में है और ये भी आपका पैसा में है। तो यदि आपका ये 13 रुपया में है, 13 रुपया में है, तो इस पैसा 50 पैसा को भी रुपया में चेंज करना होगा। अर्थात ये 50 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए आपको गुना किससे करना होगा? कितना पैसा बराबर 1 रुपया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 50 पैसा में 2 से गुना करेंगे तभी तो आपका 100 पैसा होगा, अर्थात 1 रुपया होगा। तो यानी कि आपका ये 2 क्या आया, ये रुपया में चेंज करने के लिए आया। तो यदि आप इस 11 को रुपया में चेंज कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब आगे चलिए, आगे ये क्या है? 25 पैसा का रेशियो 7 दे रखा हुआ है। तो इस 7, ये 25 पैसा वाला 7 जो है इसको आपको रुपया में चेंज करना होगा। तो क्या कीजिएगा भाई, 25 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 पैसा करना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करने पड़ेगा, अर्थात 100 पैसा करने के लिए, अर्थात इसमें भी 4 से गुना करने पड़ेगा तभी तो ये आपका रुपया वाला रेशियो में आएगा। तो इसमें 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। अब ये भी रुपया, ये भी रुपया और ये भी रुपया, तीनों एक दूसरे के बराबर आई, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो यदि आप तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल के बराबर आ जाएगा कि नहीं? टोटल के बराबर आ जाएगा कि नहीं? माय डियर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये भी रुपया में हो गया, ये भी रुपया में हो गया, ये भी रुपया में हो गया और टोटल जो रुपयों की संख्या है, रुपया जो है वो आपका 378 रुपया दे रखा हुआ है। तो चूंकि ये रुपया में दे रखा हुआ है इसलिए आप इस अनुपात को भी जो है रुपया में कन्वर्ट किए। अन्यथा यदि आपका ये 50 पैसा में दे रखा होता है कि ये सारे 50 पैसा वाला है, तो 50 पैसा यानी कि पैसा में दे रखा होता तो आपको ये इन सारे को 50 पैसा वाले रेशियो में ही कन्वर्ट करना होता है। चूंकि ये रुपया में है इसलिए आपको इसको रुपया में चेंज करना पड़ा। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब देखिए माय डियर, अब सारे ये रेशियो में है, ये चूँकि यहाँ पे यदि आप x मान के भी चलिएगा, x मान के भी चलिएगा तो आप यहाँ पे x ले लीजिएगा तो रेशियो हट जाएगा, x ले लीजिएगा तो रेशियो हट जाएगा। तो आप x ले लीजिए, x ले लीजिएगा तो रेशियो हट जाएगा, तो x का मान निकाल दीजिएगा या फिर डायरेक्ट इसको रेशियो के साथ ही ले चलिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 8 कितना हो जाएगा? 13 एक 3 हो जाएगा, 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2 2 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक टोटल कितना में आएगा? रेशियो में आएगा, अर्थात 63 रेशियो बराबर आपका कितना आ गया? 378 आ गया। तो हम माय डियर आपसे पूछेंगे कि एक रेशियो का मान बताइए अब क्या होगा? तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 378 और बटा में कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 7 से कैंसिल कीजिएगा तो 7 9 63, ये कितना होगा? 7 5 35 और 7 चौक 28, 9 6 54, अर्थात 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। अर्थात एक रेशियो का मान आपका जो है, एक रेशियो का मान वो आपका आ गया 6। तो आपको पूछ क्या रहा है कि 50 पैसों की जो संख्या है वो माय डियर कितना है? तो यदि आप 6 में 22 से गुना कर दीजिएगा, 50 पैसा का यही ना है माय डियर, यही तो है 50 पैसा वाला। तो 6 में 22 से गुना कर दीजिएगा तो 132 जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है इसका आंसर 132, इसलिए आपका 132 विल बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आई होप आपका ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, ये एक बार में नहीं समझ में आया है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि इसको आप आसान मत लीजिएगा, आसानी से लेकर मत छोड़िएगा, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं आ रहा है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, इससे कुछ हमारी तरफ से नॉलेज आपको प्राप्त हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चूँकि देख रहे होंगे आपके लिए ही जो है हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं
और मेहनत के साथ साथ जो है इन्वेस्ट भी कर लिए हैं इसमें, यानी कि कुछ पैसा लगाकर जो है थोड़ा बड़ा बोर्ड बनवाए और बना कर लगाए हैं, तो लाइट वगैरह भी एक दो को बढ़ाए हैं, तो कुछ और इन्वेस्ट हुआ है। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए, बने रहिए, हम आपके एग्ज़ाम को काफ़ी जो है अच्छा करवा कर दिखाएंगे। यानी कि आप एग्ज़ाम में ये महसूस नहीं कर पाइएगा कि मैथ हम नहीं पढ़े हैं या फिर मैथ आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।